हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे कि हम लोग का जो चल रहा था वो नर जनन तंत्र के बारे में लेक्चर चल रहा था और इस पर हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आप उन दोनों लेक्चर को ना देखे हैं तो प्लीज जाकर के सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, तब इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा, अगर पीछे वाली चीजें अगर आपको समझ में नहीं आएगी, पीछे वाला चीज को आप समझेंगे नहीं तो आगे वाले चीज को समझने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि आप पहले जा करके, है ना, वीडियो सेक्शन, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख के आइए और तब आप इस लेक्चर को देखिए, आपको मजा आएगा। ठीक है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने बात कर लिया था बुआ, क्या बात कर लिया था, वृषण। वो जो वृषण पालिका जो है, हमने बताया था कि जो जो ये पिछले लेक्चर का है फिगर है। ठीक है ना, आप लोग अगर देखेंगे उस लेक्चर को तो समझ में आ जाएगा इस फिगर में क्या क्या चीजें हैं, है ना। ये मेरा वृषण का फिगर है। ठीक है ना, वृषण को काट के और इस फिगर को दिखाया गया है कि वृषण को जब काटा जाता है तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है उसमें। ठीक है, तो हमने इसमें बात कर लिया था कि जो वृषण होता है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है। एक बाहर जिसको ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं और एक आंतरिक लेयर होता है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। ठीक है, और इन दोनों स्तरों के बीच में यहाँ पे लिक्विड भरा होता है जिसको देवगुहा द्रव कहा जाता है। और यह द्रव क्या करता है, वृषण को बाहरी आघात से बचाता है। और हमने बताया था कि जो ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है वो एक पतला लेयर होता है, जबकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया मोटा लेयर होता है। और यह क्या करता है, वृषण के अंदर की ओर धंसा होता है। देखिए रेड रेड कलर का दिख रहा होगा ना आपको, ये अंदर की ओर धंसा होता है ना। और अंदर की ओर धंस करके पूरे वृषण के ऊतक को, पूरा जो वृषण का ऊतक होता है इसको लगभग 200 से 250 पालियों में विभक्त कर देता है, जिसको वृषण पालिका कहा जाता है या वृषण पिंडक कहा जाता है। आप देख रहे होंगे हमने भले यहाँ पे कम बनाया 1 2 3, यहाँ पे भले हमने 4 ही बनाया है, लेकिन ये जो होता है ना, ये ऐसा ऐसा जो है ना वृषण पिंडक या पालिका लगभग 200 से 250 वृषण पिंडक होता है हमारे वृषण के अंदर। ठीक है ना। और जो वृषण पिंडक होता है या वृषण पालिका जो होता है, ई दिख रहा है ना, ई है ना, इसके अंदर शुक्र जननलिकाएं होती है और इसके बारे में भी हमने कुछ कुछ बातें बताई थी, है ना। यहीं से आज लेक्चर को शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए, पूरा चीजें समझ में आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो वृषण पालिका है, एक वृषण पालिका को अगर उठा लें, एक वृषण पालिका को अगर हम उठा लें ऐसा कुछ, एक मिनट देखिए, फिगर बायो में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है ना, तो बायो में फिगर थोड़ा सा आप ढंग से बनाइएगा। ये मान लीजिए एक वृषण पालिका है और इस वृषण पालिका के अंदर क्या है, तो इस वृषण पालिका के अंदर शुक्र जननलिका है। तो मान लीजिए एक शुक्र जननलिका है, ऐसा हो गया। ठीक है, हालांकि इस चीज को हम समझाए थे, फिर भी एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी, है ना। रिकॉल करना जरूरी है जीवन में। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए ऐसे वृषण पालिका के अंदर शुक्र जननलिकाएं 1 से 3 होती है। हमने क्या बताया, यहाँ पे 3 शुक्र जननलिकाएं है। मान लीजिए ये वृषण पालिका है एक, और इस वृषण पालिका, इसको वृषण पिंडक भी बोलते हैं। ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है, इस संरचना को कहते हैं वृषण पिंडक। क्या बोलते हैं, वृषण पिंडक, है ना, या फिर इसी को कहा जाता है वृषण पालिका, वृषण पालिका। ठीक है जी चीजें। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए ये जो दिख रहा है ना, नली नली, इसको बोलते हैं, ये है आपका शुक्रजन नलिका। ये क्या है आपका, शुक्रजन नलिका है, शुक्रजन नालिका। ठीक है, और बाकी शुक्रजन नलिका के अलावा जो स्थान बच गया, देखिए शुक्रजन नलिका के अलावा वृषण पिंडक के अंदर शुक्रजन नलिका के अलावा ये सब देखिए स्थान बच गया, इसको हम डॉट डॉट से दिखा रहे हैं अपन, है ना। ये सब स्थान बच गया है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा बढ़िया से। चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा पढ़ने में। और चीजों को समझ के नहीं पढ़िएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो स्थान बच गया वृषण पिंडक या वृषण पालिका में, बच गया ना स्थान, है ना, जो एक्स्ट्रा स्थान बचा है, इस एक्स्ट्रा स्थान को क्या कहते हैं, इस एक्स्ट्रा स्थान को कहा जाता है क्या, अंतराली अवकाश, अंतराली अवकाश। और इस अंतराली अवकाश के अंदर
कुल 3 तरह की चीजें आपको दिखाई देगी, है ना। इस अंतराली अवकाश में क्या क्या चीजें होती है बाबू? तो इस अंतराली अवकाश के अंदर सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला जो चीज आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं सबसे पहली चीज क्या होती है इसके अंदर? रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं, ठीक है। सेकंड क्या होता है? सेकंड जो इस अंतराली अवकाश के अंदर होता है वो होता है तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु। और जो लास्ट होता है थर्ड, वो क्या होता है? वो क्या होता है? उसको बोलते हैं अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका, या फिर इसको लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है। लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है पिछले लेक्चर में, तो आप जाकर देख लीजिएगा एक बार। रक्त कोशिका केशिका के बारे में हमने बताया था। रक्त केशिका क्या करता है? वृषण में रक्त का आवागमन करता है ना। और तंत्रिका तंतु का करता है तो वृषण के अंदर, है ना, और खासकर वृषण के अंदर या वृषण पालिका के अंदर जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क को देता है तंत्रिका, है ना, तंत्रिका तंतु। और जो अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका होता है, इसका भी अपना योगदान है ना। तो ये जो अंतराली कोशिका और लीडिंग कोशिका को अपन देख रहे हैं, इससे एक हार्मोन का स्राव होता है। इससे एक हार्मोन का स्राव होता है ना। क्या हार्मोन निकलता है इससे भाई? तो इससे एक हार्मोन का स्राव होता है ना। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एवं और क्या? अन्य एंड्रोजन हार्मोन इससे निकलता है। अन्य एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन, है ना। ये दोनों चीज का स्राव करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन और भी तरह के एंड्रोजन हार्मोन इससे निकलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या करता है? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, और साथ ही साथ मतलब शुक्र जननलिकाओं को शुक्राणु निर्माण के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है जी? तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। ये क्या करता है? तो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। क्या करता है जी? नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, एवं, है ना, नर में, यहां पे लिख देते हैं कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, एवं शुक्र जननलिकाओं को नलिकाओं को शुक्राणु निर्माण के लिए प्रेरित करता है। शुक्राणु निर्माण के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। सही है जी चीजें। ये काम करता है कौन? ये काम करता है आपका टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है चीजें। बाकी हम इसके बारे में बताएं कि टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में, ठीक है, वृषण से स्रावित होता है, तो आखिर में इसको कौन प्रेरित करता है? इसके बारे में पिछले लेक्चर में बता दिए हैं, है ना, कि हमारे पीयूष ग्रंथि से, है ना, 2 तरह का हार्मोन निकलता है, एक एलएच और एक आईसीएसएच, और वही दोनों हार्मोन इसको क्या करता है? इस हार्मोन को, मतलब अंतराली कोशिका को प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्राव करने के लिए। तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक है। आज हम यहीं से कहानी शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा हम पीछे से शुरू किए क्योंकि हमको थोड़ा सा मतलब कनेक्ट करना था पीछे से चीजों को। तो हमको पढ़ना है आज क्या, कि जो हमने क्या बताया कि शुक्र जननलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, ये तो समझ गए कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम बताएंगे, बाकी जब शुक्राणु के निर्माण का एकदम एकदम सेपरेट लेक्चर लेंगे ना हम, है ना, शुक्र जनन का अगर हम सेपरेट लेक्चर लेंगे,
कि आखिर में मानव में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, वो एक टॉपिक है अलग सा, शुक्र जनन, है ना, उसको हम अलग से कवर करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि जो भी शुक्र जन नलिकाएं होती हैं, है ना, उन्हीं से शुक्राणु का निर्माण होता है। ये बात हम तो अभी समझे, है ना, शुक्र जन नलिकाएं से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शुक्र जन नलिका है, आराम से समझते चलिए। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक शुक्र जन नलिका है, ठीक है, एक शुक्र जन नलिका है, ठीक है। इस शुक्र जन नलिका को हमने काटा, इस शुक्र जन नलिका को हमने क्या किया, यहां से काटा ऐसे। इसको जब काटेंगे तो काटने के बाद शुक्रजन नलिका आपको कैसा दिखाई देगा, काटने के बाद शुक्रजन नलिका आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा। थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको चीजों को समझाना है ना। और इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होंगी, ठीक है, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होंगी। क्या होंगी समझते चलिएगा, धीरे धीरे आपको चीजों पूरा समझ में आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। दिख रहा है आपको ना, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होंगी, ऐसा कुछ, ठीक है जी। होता क्या है, ये जो अस्तर दिख रहा है आपको, इस जननिक उपकला का, जननिक उपकला का एक कोशिकीय अस्तर होता है। ये जो अब दिख रहा है ना, हमने कहा क्या, शुक्रजन नलिका को कोई काट दिया, काट के ऐसे देख रहे हैं अपन, है ना। तो काट करके आप देखिएगा तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, ये जो दिख रहा है ना, ये होता है जननिक उपकला, है ना, जननिक, जन, सॉरी एक मिनट, रियली सॉरी, है ना, जननिक उपकला का एक कोशिकीय जननिक उपकला का एक कोशिकीय अस्तर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें, जननिक उपकला क्या होता है, एक कोशिकीय अस्तर होता है। और इस जननिक उपकला का जो एक कोशिकीय अस्तर होता है, इसमें विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन। कौन सा विभाजन होता है वो छोड़ दीजिए, अभी सिंपल समझिए। इसमें जननिक उपकला का जो एक कोशिकीय अस्तर है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है विभाजन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है विभाजन, ठीक है। और जैसे इसमें विभाजन होता है, इसमें विभाजन होता है, तो विभाजन के पश्चात एक कोशिका बनती है ना। और उस कोशिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मूल जनन कोशिका। मतलब जननिक उपकला से ही क्या, ऐसा सॉरी ऐसे बोल लीजिए कि जननिक उपकला का जो एक कोशिकीय अस्तर होता है, जननिक उपकला क्या होता है, एक कोशिकीय अस्तर होता है, उसी से एक कोशिका का निर्माण होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मूल जनन कोशिका। इसमें विभाजन नहीं हुआ है, एक कोशिका बना इसी से, इसको क्या बोलते हैं, मूल जनन कोशिका, मूल जनन कोशिका, है ना। आप लोग थोड़ा सा समझते चलिएगा, क्या बोल रहे हैं अपन, कि जननिक उपकला का कोशिकीय अस्तर होता है ना, और इसी से क्या बनता है, मूल जनन कोशिका का निर्माण होता है। अब विभाजन होगा, अब क्या होगा, तो मूल जनन कोशिका में क्या होगा, जो मूल जनन कोशिका आपको दिख रहा है, इसमें होगा विभाजन, इसमें क्या होगा, विभाजन। मूल जनन कोशिका में जब विभाजन होगा, तो विभाजन के पश्चात बनेगा शुक्रजन कोशिका। क्या बनेगा, विभाजन होगा तो एक कोशिका बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, ठीक है। शुक्रजन कोशिका में वापस विभाजन होगा, शुक्रजन कोशिका में क्या होगा, वापस विभाजन होगा। मतलब इस कोशिका में, शुक्रजन कोशिका जो दिख रहा है, इसमें वापस क्या होगा, विभाजन। और शुक्रजन कोशिका में जब विभाजन होगा तो बनेगा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। क्या बनेगा, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। और ये प्राथमिक शुक्रजन कोशिका जो है ना, इसमें पुनः विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा अभी छोड़ दीजिए, अभी समझिए सिर्फ विभाजन होगा, ठीक है। समसूत्री होगा या अर्धसूत्री होगा, कौन सा होगा वो बात की चीज है। हम बताए हैं कि इस पर हमें कंप्लीट लेक्चर लेंगे शुक्र जनन की क्रिया पर, है ना। और वहां पे आपको चीजें समझाएंगे कि कौन कौन सा विभाजन होता है, कब होता है ना। अभी खाली इतना समझ लीजिए कि जननिक उपकला का एक कोशिकीय स्तर होता है ना, किसमें, मतलब
जो शुक्रजन नलिका होता है, शुक्रजन नलिका जननी को फैला के कोशिकीय स्तर से बना होता, घिरा होता है, और उसी से बनता है मूलजनन कोशिका। मूलजनन कोशिका में विभाजन होगा तो बनता है शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका में विभाजन होगा तो बनता है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। और जब प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में विभाजन होगा, मतलब ये जो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका दिख रहा है, अगर इस कोशिका में विभाजन हुआ, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में क्या हुआ, इसमें अगर विभाजन हुआ, विभाजन है ना, चीजों को समझिएगा। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अगर विभाजन होगा तो बनता है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। क्या बनता है जी? बनता है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। क्लियर है चीजें? द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बनेगा, और जो द्वितीयक शुक्रजन कोशिका है इसमें वापस विभाजन होगा। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में वापस क्या होगा? वापस विभाजन होगा। और द्वितीय शुक्रजन कोशिका में जब विभाजन होगा तो बनेगा एक नया कोशिका, जिसको बोलेंगे शुक्राणु प्रसु, है ना, है ना। क्या बनेगा? शुक्राणु प्रसु, शुक्राणु प्रसु, ठीक है ना। क्या? द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में जब विभाजन होगा तो बनेगा शुक्राणु प्रसु। और ये शुक्राणु प्रसु जो होगा ना, अब क्या होगा, इसी से शुक्राणु का निर्माण होगा। कैसे होगा? जब शुक्राणु प्रसु बनता है, शुक्राणु प्रसु जब बनता है, अचल होता है, इसमें कोई पूंछ वैछ नहीं होता है, सिंपल एक कोशिका होता है इस टाइप का। इस सिंपल शुक्राणु प्रसु एक इस टाइप का कोशिका है, इसमें कुछ कुछ पूंछ वूछ होता है, कुछ नहीं होता है। अभी जो शुक्राणु प्रसु है ना, एक कोशिका में जाके धस जाती है ना। शुक्राणु प्रसु इसके अंदर ही, इसके अंदर ही, इसके अंदर ही एक कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। मान लीजिए थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं, ऐसा कुछ है ना। इसके अंदर एक कोशिका होती है, थोड़ा सा जूम करके बनाए हैं, वो अंदर से कटी फटी सी रहती है। मान लीजिए ऐसा कटी फटी सी है, ऐसा कुछ बना देते हैं अपन, ऐसा कुछ लग रहा है ना, कटी फटी सी कोशिका है अंदर की ओर। और ये थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं हम, हाँ अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि नहीं बात? देखिए चीजें अच्छी लगनी चाहिए बायोलॉजी में, हाँ अब सही लग रहा है। तो इसके अंदर एक कटी फटी सी कोशिका होती है, लगती है अंदर से, लग रहा है कटी फटी सी कोशिका होती है। और इस कोशिका को जो है ना हम बोलते हैं कौन? सर्टोली कोशिका। इस कोशिका का क्या नाम है? सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, या फिर इसको अवलंबन कोशिका भी बोलते हैं, अवलंबन कोशिका, अवलंबन कोशिका, है ना। या फिर इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है नर्स कोशिका भी इसको कहा जाता है, या फिर क्या बोला जाता है? नर्स कोशिका, नर्स कोशिका। क्लियर है चीजें? तो यहाँ पे जो कोशिका होती है ना, इस कोशिका को क्या बोलते हैं, है ना। किसके अंदर? शुक्रजन नलिका के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती है। देखिए मेन रूप से आपको दो तरह की कोशिकाएं दिख रही होगी। एक कोशिका क्या है? एक शुक्रजन कोशिका है, इसी से शुक्राणु बनता है। कैसे कैसे बनता है उसको विधि को भी समझाएं, है ना। और एक और कोशिका होती है जिसको क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका या अवलंबन कोशिका, या इसी को नर्स कोशिका भी कहा जाता है। क्लियर है जी? अब क्या होता है, जो शुक्राणु प्रसु है, शुक्राणु प्रसु जो है इसके अंदर जाकर के धस जाता है, यहाँ पे इसके अंदर जाकर के इंसेक्ट हो गया। ठीक है, आराम से समझिएगा। जो शुक्राणु प्रसु था ये क्या हुआ, यहाँ से इसके अंदर जाकर के धस गया, और धस करके क्या हुआ, यहीं पे इसको पोषण मिलेगा। क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। यहीं पे वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके और यहीं पे क्या बनेगा, यहीं पे क्या करेगा? वृद्धि करेगा। यहीं पे क्या करेगा? वृद्धि करेगा, है ना, वृद्धि करेगा। और वृद्धि करके यहीं से किसका निर्माण करेगा? वृद्धि करके यही क्या करेगा? शुक्राणु का निर्माण कर देगा। तो स्टार्टिंग में जो शुक्राणु होता है उसमें कोई पूंछ ऊंछ नहीं होता है, लेकिन वही शुक्राणु प्रसु जाके अंदर सर्टोली कोशिका के अंदर इंसेक्ट हो जाता है। ये सर्टोली कोशिका एक तरह से इसका पोषण करती है। नाम क्या है इसका? नर्स कोशिका, है ना, मतलब देख रेख करेगी, इसको पोषण करेगी, है ना। और पोषण करने के बाद, है ना, इसका जब वृद्धि होगा तो वृद्धि करके वही जो शुक्राणु प्रसु है, शुक्राणु प्रसु इसके अंदर वृद्धि करके और शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। क्लियर है चीजें? समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए
क्या हमने बताया कि जो शुक्रजन कोशिका होता है, सॉरी शुक्रजन नलिका होता है, शुक्रजन नलिका के जो होता है ना, जननिक उपकला के कोशिकीय स्तर से बना होता है। उस जननिक उपकला के कोशिकीय जो स्तर होता है उससे बनता है मूल जनन कोशिका। मूल जनन कोशिका में विभाजन होता है तो बनता है शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका में विभाजन होता है तो बनता है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में विभाजन होता है तो बनता है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में विभाजन होता है तो बनता है शुक्राणु प्रसूप। और जो शुक्राणु प्रसूप होता है एक तरह की कोशिका ही है ये, है ना, लेकिन ये अभी इसमें पूछ उछ कुछ नहीं होता है। क्लियर है चीजें। अभी शुक्राणु प्रसूप क्या करता है, इससे एक इसी के अंदर, मतलब किसके अंदर, मतलब शुक्रजन नलिका के अंदर ही जो लेयर होता है उसी के अंदर एक कोशिका होती है जिसको कौन कोशिका बोलते हैं, सर्टोली कोशिका या अवलंबन कोशिका या फिर उसको नर्स कोशिका भी कहा जाता है ना, उसी के अंदर होता है। तो इस शुक्राणु प्रसूप क्या करता है, इसी कोशिका के अंदर जाकर के धंस जाता है। क्यों? क्योंकि जो सर्टोली कोशिका या अवलंबन कोशिका जो होता है अंदर से कटी फटी होती है और उसी कोशिका के अंदर जाकर के इंसेक्ट हो जाता है, धंस जाता है और वहीं पे इसका विकास होता है और वही डेवलप करके वृद्धि करके किसका रूप ले लेता है, शुक्राणु का रूप ले लेता है। क्लियर है चीजें। तो आप चाहे तो इन सारी चीजों को आप लिख सकते हैं, है कि ना बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी चीजें, है ना। तो आप अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बताया, हालांकि हमने क्या बताया कि जो शुक्रजन नलिका होता है इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि प्रत्येक वृषण पिंडक या वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती है। ठीक है, हमने क्या बताया, प्रत्येक वृषण पिंडक के अंदर, प्रत्येक वृषण पिंडक के अंदर 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती है, नलिकाएं होती है। ठीक है, पहला बात। सेकंड बात क्या हमको पता चला, सेकंड बात ये पता चला कि जो शुक्रजन नलिकाएं होती है, जो शुक्रजन नलिकाएं, यहीं से अपन लिख रहे हैं आगे कि शुक्रजन नलिकाएं जननिक उपकला के कोशिकीय स्तर से घिरा होता है ना। शुक्रजन नलिकाएं, शुक्रजन नलिकाएं शुक्रजन नलिकाएं जननिक उपकला के, जननिक उपकला के एक कोशिकीय स्तर से घिरा होता है, एक कोशिकीय स्तर से घिरा होता है, घिरा होता है या फिर आस्तरित होता है भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, तो जननिक उपकला आगे वृद्धि करके मूल जनन कोशिका का निर्माण करता है, यही तो हो रहा है ना। जननिक उपकला, जननिक उपकला आगे वृद्धि करके इसका मूल जनन कोशिका का निर्माण करता है, मूल जनन कोशिका का, मूल जनन कोशिका का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करता है, मूल जनन कोशिका में विभाजन होता है जिसके पश्चात शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है ना। मूल जनन कोशिका में, मूल जनन कोशिका में विभाजन होता है, जिससे शुक्रजन, शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर क्या होता है, पुनः पुनः शुक्रजन कोशिका में विभाग होता है, जिससे प्राथमिक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है ना। प्राथमिक शुक्रजन का में विभाजन होने से क्या द्वितीय शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। तो ये भी लिख लेते हैं कि पुनः शुक्रजन कोशिका में विभाजन होने से कोशिका में विभाजन होने से द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है जो कि विभाजित होकर क्या बनाता है बताइए, विभाजित होकर क्या बनाता है, सॉरी क्या बनाता है, तो शुक्रजन कोशिका में विभाजन होने से सॉरी प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनता है ना, यहाँ पे क्या लिखा प्राथमिक, अब सही है। शुक्रजन कोशिका में विभाजित होने से क्या बनता है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है ना, होने से प्राथमिक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है जो कि विभाजित होकर द्वितीयक, अब ना द्वितीयक बनेगा, विभाजित होकर द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का निर्माण करता है। शुक्रजन कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है जी, ये बात समझ गए पर, है ना। पूरा शुक्रजन कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है, विभाजन होने से प्राथमिक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है जो कि विभाजित होकर कौन, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का निर्माण करता है, कर रहा है जी, है ना। द्वितीय शुक्रजन कोशिका, है ना, विभाजित होकर के शुक्राणु प्रसूक का निर्माण करता है जो कि सर्टोली कोशिका में जाकर के धंस जाता है एवं शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है, तो क्या बोलेंगे कि द्वितीय शुक्रजन कोशिका कोशिका से शुक्राणु प्रसूक का निर्माण होता है जो कि, है ना, जो कि सर्टोली कोशिका है ना, जो कि सर्टोली कोशिका में, यहां से लिख देते हैं, सर्टोली कोशिका में धस जाता है एवं वहां वृद्धि करके शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है ना, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है, तो इन सारी चीजों के बारे में हमने लिख दिया जो यहाँ समझाए, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग लिखना चाहे तो जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है चीजें, चलिए तो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मिटा देते हैं इसको, आप लोग वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक बार चीजों को समझ लीजिएगा ना, तो आपको फिर समस्या नहीं होगी उसको लिखने में। क्योंकि देखिए जो जो चीजें हम समझाएं यहाँ पे,
वही वही चीजों को तो उधर लिखे हैं, इधर वही चीज को लिखे हैं, पर लिखे कि नहीं लिखे हैं। तो आप अगर एक बार चीजों को समझ लीजिएगा तो आपको चीजों को लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है जी। अच्छा, अब मेरा इधर वाला संरचना जो था ये पूरा कंप्लीट हो गया, जो सुकृजन नलिका के बारे में था पूरा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो सुकृजन नलिका जो है ना, यहाँ पे एक संरचना, यहाँ पे एक संरचना है, इसमें हमने खुल रही है, ये वाला में, है ना। और इसको, इस भाग को अपन बोलते हैं वृषण जालक। देख लीजिए, जहां पे सुकृजन नलिका आके आगे खुल रही है, यहाँ पे इसमें, इस रीजन में, इसको यहाँ पे पूरा मतलब नलिकाओं का एक घना जाल होता है ना। और इसी को अपन बोलते हैं वृषण जालक। तो हम पढ़ने वाले हैं वृषण जालक को। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? हम अब जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे वृषण जालक को। वृषण जालक क्या होता है? वृषण जालक समझते हैं। तो वृषण जालक होता क्या है? देखिए, जो सुकृजन नलिकाएं हैं वृषण पालिका में, प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 सुकृजन नलिकाएं होती है, ये तो बात पता है, ठीक है। वृषण पालिका में सुकृजन नलिकाएं क्या होती है? अंदर की ओर अति कुंडलित होती है, अंदर की ओर पूरा कुंडलित है ना। जबकि बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या होती है? सीधी होती है, और सीधी होकर के नलिकाओं के घने जाल में खुलती है। यहाँ पे नलिकाओं का एक बहुत घना जाल होता है, जिसे क्या कहता है? वृषण जालक। बस सिंपल इतना ही लिखना है इसके बारे में, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या लिखेंगे? सिंपल कि शुक्रजन नलिका वृषण पिंडक या वृषण पालिका में अंदर की ओर क्या होती है? अंदर की ओर धसी रहती है, या अंदर की ओर अति कुंडलित होती है, अंदर की ओर कुंडलित होती है ना। जबकि बाहर की ओर सीधी होती है, जो वृषण के लगभग मध्य तक फैली रहती है। वृषण के देखिए मध्य तक फैली रहती है, एवं बाहर की ओर नलिकाओं के एक घनी जाल में, है ना, खुलती है, जिसे क्या कहता है? वृषण जालक कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे कि शुक्रजन नलिकाएं, ऐसे लिखेंगे कि प्रत्येक वृषण पिंडक में शुक्रजन नलिकाएं प्रत्येक वृषण पिंडक में शुक्रजन नलिकाएं अंदर की ओर क्या होती है? कुंडलित होती है। क्या होती है? कुंडलित होती है जो कि वृषण के लगभग मध्य तक फैली होती है, लगभग मध्य तक फैली होती है, है ना। वृषण के लगभग मध्य तक फैली होती है, एवं, है ना, फैली होती है, एवं बाहर की ओर और सीधी होकर, ओस नहीं यार, और बाहर की ओर सीधी होकर, बाहर की ओर क्या होकर? सीधी होकर नलिकाओं के घने जाल में, नलिकाओं की एक घने जाल में खुलती है, घने जाल में खुलती है, जिसे क्या कहता है? वृषण जालक कहा जाता है। क्लियर है चीजें? समझ में आ गया? हम क्या बताएं कि जो वृषण
सॉरी जो कौन सुकृजन नलिका होती है वो वृषण पिंडक या फिर वृषण पालिका में अंदर की ओर कुंडलित होती है, जो वृषण के क्या होती है मध्य तक फैली होती है, एवं बाहर की ओर सीधी होकर है ना एक नलिकाओं की एक घनी जाल में खुलती है ना, जिसे क्या कहता है वृषण जालक कहा जाता है। वही लिखे हैं प्रत्येक वृषण पिंडक में सूक्ष्म नलिकाएं अंदर की ओर कुंडलित होती है, जो वृषण के लगभग मध्य तक फैली होती है, मध्य भाग तक फैली है, ठीक है। एवं बाहर की ओर सीधी होकर, बाहर की ओर लगभग सीधे मतलब सीधा हो जाता है, यहाँ पे सीधी होकर नलिकाओं की एक घनी जाल में खुलती है, जिसे क्या कहता है वृषण जालक। तो यह आपका वृषण जालक। क्लियर है जी। तो वृषण जालक के बारे में इतना ही बात था, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है वृषण जालक के बारे में, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर वृषण जालक के बाद अगर अपन लिखे है ना, तो क्या लिखते हैं वृषण जालक के बाद हम लिखते हैं किसके बारे में, यहाँ पे जब वृषण जालक से आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इन नलिकाएं हैं, लगभग 20 से 25 नलिकाएं यहाँ से गुजरती है, यह दिख रहा है ना आपको, ये नलिकाएं, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं शुक्र वाहिका, है ना। ये भी एक नली ही है जो क्या करती है वृषण जालक को अधिवृषण से जोड़ती है। ये अधिवृषण है पूरा, यहाँ तक ये वाला पूरा जो संरचना दिख रहा है, यह अधिवृषण और यह शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका करती क्या है बेटा, ये वृषण जालक है, यहाँ पे ये वृषण जालक है और इधर है अधिवृषण। तो वृषण जालक को अधिवृषण से जोड़ती है, कौन जोड़ती है भाई, तो शुक्रवाहिका। क्लियर है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, शुक्रवाहिका के बारे में अगर लिखना हो तो शुक्रवाहिकाएं के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं बताइए, ज्यादा कुछ नहीं, शुक्र वाहिकाएं, क्या लिखेंगे इसके बारे में, है ना। कि जो शुक्र वाहिकाएं हैं यह क्या है, यह एक नली है, ये भी एक नली है जो क्या करती है वृषण जालक को अधिवृषण से जोड़ती है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे क्या कि यह स्तंभी कोशिकाओं के, है ना, स्तंभी कोशिकाओं की एकल उपकला से आश्रित एक नली है। स्तंभी कोशिकाएं से बना होता है बेसिकली, कोशिका पढ़े होंगे। स्तंभी कोशिकाओं के एकल उपकला से आश्रित नली होता है जो क्या करती है अधिवृषण को किससे, वृषण जालक से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। तो इसके बारे में सिंपल इतना लिख देंगे कि यह, है ना, यह क्या लिखेंगे, यह स्तंभी कोशिकाओं के एकल उपकला यह स्तंभी कोशिकाओं के एकल उपकला से आस्तरित नालिका है जो कि वृषण जालक को अधिवृषण से जोड़ती है। अधिवृषण से जोड़ती है ना। क्लियर है। यह स्तंभी कोशिकाओं की एकल उपकला से आश्रित नलिका है जो कि वृषण जालक को अधिवृषण से जोड़ती है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्या वृषण जालक से लगभग 20 से 25, है ना, अति सम्मिलित स्तंभी कोशिकाओं की एकल उपकला से आश्रित नलिका निकलती है जो आगे की ओर बढ़कर अधिवृषण में खुलती है, क्या कहलाती है, शुक्रवाहिका कहलाती है। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो एक याद करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अधिवृषण से, अधिवृषण नहीं, वृषण जालक से ना, सॉरी आई एम रियली सॉरी, वृषण जालक से
लगभग 20 से 25 है ना अति सम्मिलित स्तंभी कोशिकाओं के एकल उपकला से आश्रित एकल उपकला से आस्तरित नलिका निकलती है, आस्तरित नालिका निकलती है जो आगे अधिवृषण में खुलती है, अधिवृषण में खुलती है। क्या कहलाती है? शुक्रवाहिका कहलाती है। शुक्रवाहिका कहलाती है, सिंपल लिख देते हैं, शुक्रवाहिका कहलाती है। सिंपल है जी। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? क्या है कि यहाँ से वृषण जालक से लगभग 20 से 25 अति सम्मिलित स्तंभी कोशिका के, है ना, एकल उपकला से आश्रित नलिका निकलती है ना, जो कि आगे अधिवृषण में खुलती है। क्या कहलाती है? यही तो कहलाता है कि आपका शुक्रवाहिका। क्लियर है? तो हमने आज इस लेक्चर में शुक्रवाहिका तक कवर कर लिया है ना। क्या तक? शुक्रवाहिका तक, यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम अधिवृषण को कवर कर लेंगे, और अधिवृषण के बाद जो पीछे से नली निकल रहा है, इस नली का नाम क्या है? इसका नाम हम बताए थे, इसका नाम है शुक्रवाहिनी। इस नली को क्या बोलते हैं? इस नली को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। तो अगला लेक्चर इसी को कवर करेंगे अपन, है ना, शुक्रवाहिनी को कवर करेंगे, और इसके अलावा इसके आगे जो भी चीजें हैं सबको कवर करेंगे, है ना। ये जो है ना अधिवृषण पीछे की रास्ते एक नली में खुलती है ना, इसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। हालांकि अधिवृषण के और भी अधिवृषण के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट है जिसको कैपट एपिडिडाइमिस बोलते हैं, बीच का पार्ट कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहलाता है, और नीचे का भी पार्ट होता है जिसको कोडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। सबके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और फिर शुक्रवाहिनी के बारे में बताएंगे। शुक्रवाहिनी आगे चल के एक ग्रंथि संरचना में खुलते हैं, ग्रंथिल संरचना में, जिसको शुक्राशय बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और भी जो भी चीजें हैं सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, पर आपको से विदा लेंगे। आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, मानते हैं थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब आपको चीजें ज्यादा याद करनी पड़ रही होगी, लेकिन क्या करिएगा, अगर आप एक बार याद कर लेते हैं, अगर एक बार आप डायग्राम से समझ लेते हैं ना, आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।